वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिविंग फ्रेंड्स। आज आपके सामने मध्य प्रदेश राजपत्र में जो प्रकाशित किया गया था एक कानून, ठीक है, कौन सा कानून था? द मध्य प्रदेश न्यायालय अधिनियम 2011, एक्ट नंबर 8 ऑफ द 2012 ऑफ मध्य प्रदेश। इस एक्ट की चर्चा आज हम करने वाले हैं। आपके MPADPO का जो रिवाइज सिलेबस है उसकी यूनिट नंबर 10 का ये पार्ट है। ये तो होगी एग्जाम की बात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ एक बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो अपडेट्स है ना वो आपको मिलते रहें, कोई नए वीडियोस जो आएंगे, क्योंकि MPADPO में अराउंड 32 बेयर एक्ट हैं आपके, वो सब हम डील करने वाले हैं। अब देखिए, मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए डाला है जिसपे कि हमारे मध्य प्रदेश का एम्बलम भी दिया गया है, स्टेट एम्बलम। आप इसके अंदर देख रहे हैं बेनियान ट्री है, और बेनियान ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश। आपके जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को देखिएगा, जहां भी कुछ मिल जाए। जीएस की तैयारी भी साथ साथ करनी है आपको। तो आज विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश विशेष अधिनियम न्यायालय, ठीक है, ये क्या बात करता है आपका कि मध्य प्रदेश के अंदर MP गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ क्या बना सकती है, स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है, विशेष न्यायालय बना सकती है। इसकी अगर मैं टोटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल 26 सेक्शंस हैं इसके अंदर, 26 सेक्शंस हैं, जिनको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल MCQ बेस्ड करेंगे, जिससे कि आपका प्री के क्वेश्चन कहां से बनते हैं, मेंस का इसका कुछ लेना देना है नहीं आप लोगों को, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो टोटल 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय में इसको बांटा गया है। अब इसमें ये 2 चीजों की बात करता है। पहला तो अगर मैं इसको डिवाइड करने लगे हम तो इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, और दूसरा जो बात करता है वो बात करता है कॉन्सिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर किसी की संपत्ति का अधिहरण करना है तो अधिहरण कैसे होगा, उसके लिए नोटिस कैसे जाएगा, ठीक है, उसकी अपील क्या होगी, और जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी या मनी है, क्या अगर उसका भी वो गलत है, एक्चुअल में उसका कोई जो ऑनर है वो मिल जाता है, उसको देना है वापस, तो किस तरह से उसको रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किस तरह से होगा। तो किस लिए आ जाता है दूसरा पार्ट, वो आता है कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं जिससे हम चीजों को और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ब्लैंक पेज हमने ले लिया है। तो जो हमारा MP का विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका है कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिहरण। अब जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट है, इसके लिए आपका चैप्टर 2 बात करता है सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 12 तक, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक की जो धाराएं हैं वो स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करती है, और 13 से लेकर के 19 तक के जो प्रोविजन है वो आपके कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो 1 से 2 क्या बन गया, चैप्टर 1 जो हमेशा किसकी बात करता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, और लास्ट में क्या बच गया 20 से 26, यानी कि चैप्टर 4 जो किसकी बात करेगा, मिसलेनियस प्रोविजंस की। तो ये इसका एक डिवीजन है। चारों चैप्टर समझ में आ गए आपको। अभी देखते हैं इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है। देखिए, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट यानी जिस दिन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की इसको क्या मिली, एसेंट मिल गई थी, तो वो था 7 फरवरी 2012। कानून 2011 का है, बिल 2011 में दिया गया था, बट ये कानून बना था 2012 में, ठीक है। तो 7 फरवरी को इसको एसेंट मिल जाती है, और फिर इन्फोर्समेंट में कब आता है, लागू कब होता है, प्रवर्त कब होता है। तो जो ये प्रवर्त है ये आपका 15 फरवरी 2012, यानी जो जिस दिन 7 तारीख को साइन किया, 15 को इसको इन्फोर्स कर दिया गया। अब ये एक्ट बनाया क्यों गया, वाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्ट बताती है उसकी प्रीएम्बल। अब अगर आपके पास वेयर एक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ये पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, उसका लिंक नीचे दिया गया, वहां पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिगलॉट मिलेगा, जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब ये बात क्या करता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड, इसकी प्रीएम्बल को पढ़िए। प्रीएम्बल इसके ऑब्जेक्ट को बताती है। वो कह रहा है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल। भाई स्पीडी ट्रायल करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। किसकी? स्पेशल क्लास ऑफ द ऑफेंसेस। भाई कुछ सर्टेन क्लास होगी ऑफेंसेस, इनको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये अपराध है जिनको हम स्पेशल कोर्ट में सुनेंगे। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंट 2 एंड कॉन्सिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व, और उसमें प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्वमेंट है। अभी आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ के आए हैं 1988, जस्ट हमने अभी खत्म किया कल ही। वहां पे स्पेशल कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट थी ना वहां पे भी। अब वहां पे किसी पब्लिक सर्वेंट को पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का कॉन्सिफिकेशन होगा। क्या पीसी एक्ट उसमें बात करता है? नहीं बात करता है। और एक चीज बता दूं आपको, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक्सटेंशन है ये, एक तरह से उसका सपोर्टिव है। पहले आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको एमपी का जो विशेष न्यायालय अधिनियम है, एमपी विशेष न्यायालय एक्ट अधिनियम 2011, ये पढ़ना चाहिए। ये दोनों रीड टुगेदर है। इसके साथ सीआरपीसी के वर्जन को भी पढ़ेंगे, और आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी आज पूरा रिवाइज हो जाएगा इसके साथ में। चलिए हम सीधे चलते हैं, विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। प्रीएम्बल क्या कहती है? An act to provide for the constitution of special court for speedy trial of certain class of offenses। यानी कि भाई क्या बनाएंगे हम? स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, स्पीडी ट्रायल के लिए बनाएंगे, एक सर्टेन क्लास ऑफ ऑफेंस के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड क्या आ गया फिर? एंड फॉर द कॉन्सिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, और जो भी हुआ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसके कॉन्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, किस तरह से कॉन्सिफिकेट की जाएगी प्रॉपर्टी, और उससे जुड़े हुए मैटर्स। इंसिडेंटल देयर टू मींस उससे जुड़े हुए मैटर। चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 को डील कर लेते हैं। हम बात कर चुके हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब ये कहीं का भी जो सेक्शन 1 है वो क्या बात करता है? ये आपका सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। एक्ट में भी कॉल्ड मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, ठीक है, नामकरण कर दिया गया है। इट शैल एक्सटेंड टू होल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। होल इंडिया नहीं लिखना है, स्टेट लॉ है, ठीक है, इट इज अ स्टेट लॉ। तो सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर लागू होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर। तो जम्मू एंड कश्मीर वाली बात दिमाग में नहीं रखनी है, ठीक है, हमारे माइंड में बैठ गई वो बात बार बार पढ़ के। इट शैल केम ऑन सच डेट, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई। अब किस दिन नोटिफाई किया स्टेट गवर्नमेंट ने? देखिए 15 फरवरी 2012 को नोटिफाई किया, 15 फरवरी 2012 को नोटिफाई किया गया। नोटिफिकेशन नंबर भी अगर आप लिखना चाहें तो आपको नोटिफिकेशन नंबर लिखवा देता हूं, नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये था आपका F-15-3-2010-I-10। जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, डेटेड 14 फेब, बस ज्यादा जरूरत है नहीं वैसे इसकी। तो सेक्शन 1 ने तो 3 बातें कर दी भाई। सेक्शन 1 यहां तक हो गया आपका क्लियर, यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? एमसीक्यू क्या क्या बन गए वो साथ साथ डील कर लेते हैं। एमसीक्यू में डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां कहां होगी। बस ये 3 चीजें यहां से बनती है फर्स्ट क्वेश्चन से। 3 एमसीक्यू हो गए। अब आते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर, सॉरी सेक्शन 2 के ऊपर, नॉट सब सेक्शन। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। टोटल कितनी डेफिनेशन दी गई है? देखिए सेक्शन 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 2 का सब सेक्शन 1 है और 2 का सब सेक्शन 2 है। अब 2 का जो 1 है ये ए से लेके और एफ तक क्या देता है? डेफिनेशंस देता है, ए बी
सी, आपका डी और आपका ई, ठीक है, और एफ। इतनी इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, बहुत सिंपल है, अल्फाबेटिक वे में चलेंगे हम। ए स्टैंड्स फॉर एक्ट। अब कौन सा एक्ट होगा, देखिए यही मैंने आपको कहा था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट माना जाएगा। अगर इस पूरे एक्ट में कहीं पे एक वर्ड यूज होता है एक्ट, इसका मतलब क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 समझा जाएगा। एक्ट मींस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अभी अभी आप पढ़ के आए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बी। बी में भी फिर से एक और आता है ऑथराइज्ड ऑफिसर। कौन आता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, वे कोई भी ऐसा सर्विंग ऑफिसर बिलोंगिंग टू हायर जुडिशियल सर्विस हु इज और हैज बीन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14। जब आप सेक्शन 14 पढ़ेंगे ना, तो 14 में आपके लिए कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज है, सेक्शन 14 में अगर एक्ट लिख देता हूं तो कौन सा एक्ट हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान देने की क्या है कि वो सेशन जज हो सकता है, एडिशनल सेशन जज हो सकता है। जब आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे तो जो धारा 3 में आप स्पेशल कोर्ट में अपॉइंट करें स्पेशल जज को, वो कौन हो सकता था, आपके सेशन जज हो सकते थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की हम साथ साथ बात करेंगे, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी उसका हिस्सा थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जज यहां नहीं है, ये ध्यान देना। अब आ जाता है सी। सी स्टैंड फॉर कोड। बिल्कुल देखिए उसी से मिलता जुलता है। कोड का मतलब क्या होगा, CRPC 1973, ठीक है। अब ये सेम चीज आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी पढ़कर आए थे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होगी, डिक्लेरेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस मींस अ डिक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। देखिए जब धारा 5 को आप पढ़ेंगे ना, तो धारा 5 ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन में देगी भाई ये ऑफेंसेस। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत सारे ऑफेंस होंगे, मान लीजिए 50 ऑफेंस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 50 ऑफेंसेज हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब 50 में से सिर्फ 30 ऑफेंस को क्या किया, स्पेशल ऑफेंस बना दिया, जिनको एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत डील किया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन, ये डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट कहां करेगी, धारा 5 में। और इसी डिक्लेरेशन को डिफाइन किया, डी स्टैंड्स फॉर डिक्लेरेशन, सी स्टैंड्स फॉर कोड, ए आपका एक्ट था और बी आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर था। अब आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर ऑफेंस। अब देखिए ऑफेंस को आप कहां पढ़ते हैं, ऑफेंस मींस क्रिमिनल मिसकंडक्ट विद which attracts application of section 13(1)(e) of the act। ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होने वाले हैं। आप क्या करेंगे, आप एक बार तो देखेंगे इसी एक्ट के सेक्शन 13 को, वहां आपको सेक्शन 13(1)(e) नहीं मिलेगा। फिर आप सोचेंगे सर ने बताया था कि इसका हमें तो ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को देखना है। फिर आप जाएंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वहां भी आपको 13(1)(e) नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में उसे तो अमेंड कर दिया गया है। अब वहां 13(1)(e) कहां से आएगा, तो भैया अभी 13(1)(e) कहां है, 2018 के अमेंडमेंट से पहले 13(1)(e) था वहां पे। लेकिन अब आपको रिसेंट में जो अपडेटेड एक्ट है वहां पे इस धारा के लिए स्पेशली लिख लीजिए। इसके लिए मैं स्पेशली अलग से कलर लेके लिख देता हूं आपके लिए, अलग कलर में। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की सेक्शन 13(1) का क्लॉज बी, ये पढ़ना आपको इसकी जगह पे, ठीक है। देखिए पहले क्या था, जो 13(1)(e) था ऑफ दी एक्ट है। एक्ट का मतलब क्या है, अभी 21(a) में पढ़ के आए हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। इंडेक्स बेस भी याद रखना, ऑफेंस कहां दिया गया है ये भी पता होना चाहिए,
13(1) से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए माइंड में। ईदर इंडिपेंडेंटली और इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एनी अदर प्रोविजन ऑफ आईपीसी, यानी कि भाई 13(1)(e) ये था क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्या था ना कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पोजेशन में क्या मिलता है, अपने जो उसका पब्लिक सर्वेंट था और जब वो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हिज ऑफिस उसके पास क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है। सुना होगा आपने चपरासी के पास 480 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तो ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम पब्लिक सर्वेंट के पास जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करता था। अब ये सेम चीज बात करता है 13(1)(b) आफ्टर 2018 अमेंडमेंट। इसका अपराध, 3 अपराध आ गए यहाँ पे प्लस में। दूसरा अपराध किसका हो गया, पीसीए 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कोई भी दूसरा अपराध या फिर कोई भी आईपीसी का अपराध। ठीक है, तो इन तीनों अपराधों को मिला के क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। अतः सेक्शन 13 किसकी बात करता है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए अब स्पेशल कोर्ट की बात कर लेते हैं। अब स्पेशल कोर्ट देखिए, जब हम पीसी एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वो ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, और यहाँ स्पेशल कोर्ट का मतलब है स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या एक्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब किसका सेक्शन है, इसी एक्ट का सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का नहीं है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि भी जो यहां मिल गया आपको, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज यहां जो आपको किसी चीज का मीनिंग मिल गया तो ठीक बात है, नहीं तो यू सी द कोड और द एक्ट, यानी कि आप सीआरपीसी या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से उस चीज को देख लीजिए। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहां, सीआरपीसी में नहीं, कहां पे दी गई है, आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। और वहां हमने बात की थी कि ये डेफिनेशन जो है किससे ज्यादा बड़ी है, आईपीसी के सेक्शन 21 से बड़ी है। और पीसी एक्ट में कहां डिफाइन है, 2C में, हु सी समथिंग, ठीक है, जो पब्लिक ड्यूटीज देखता है। बी में पब्लिक ड्यूटी थी, सी में आपका पब्लिक सर्वेंट था और डी में अनड्यू एडवांटेज था। तो ये याद रखिएगा इन चीजों को। तो ये तो खत्म हो जाता है आपका सेक्शन 2 डेफिनेशंस। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करें कि रहने दें, समझ में आ गया होगा योग। अगर फिर भी डाउट है तो बता दीजिएगा, इसको दोबारा से एक अच्छा चार्ट फॉर्मेट में बना लेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स की। स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करनी है अभी। अब स्पेशल, पहली बात तो आएगा आपके पास क्वेश्चन की हु विल इस्टेब्लिश, कौन इस्टेब्लिश करेगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्या हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट सेल, तो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल, हम अभी अभी प्रीएम्बल में पढ़ के आए हैं, ऑफ ऑफेंस बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश एज मैनी कोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ना बिल्कुल मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत कितने न्यायालय, कितने कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है। आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कितने विटनेस चाहिए कालिया, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 1000 चाहिए। बोला भाई देखो ऐसा है, एविडेंस मस्ट बी वेड नॉट काउंटेड, हमने पहले से सुन रखा है। वैसे ही एज मैनी कोर्ट्स एज कंसिडर्ड एडिक्वेट, जितना गवर्नमेंट को सही लगेगा स्पीडी ट्रायल के लिए, कोई भी ऑफेंस जो बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5, ठीक है, एस्टेब्लिश कर सकती है। सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन कोर्ट एस्टेब्लिश का नहीं है, आपके उन ऑफेंसेस की डिक्लेरेशन है कि जिनको ये कोर्ट डील करेंगे। अंडरस्टूड। अब इसके सबसेक्शन 2 पे आइए। स्पेशल कोर्ट शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान देना आपको, जब आप सीआरपीसी पढ़े थे तो आपको हर बार लगता था कि जी जितने भी ना जो जजेस अपॉइंट होते हैं, ठीक है, कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, यही पढ़ते आए हम। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है कि स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, लेकिन
with the concurrence of हाई कोर्ट। अगेन इंपॉर्टेंट, यहां से एक एमसीक्यू निकलता है आपका। फिर आते हैं 3 में। जब आपने सेक्शन 3 पढ़ा, सेक्शन 3 का क्लॉज 3, सेम चीज आपने पढ़ी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 3 में, उसके साथ साथ पढ़ना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल दोनों बेर एक्ट एक साथ लेके पढ़ेंगे तो आपकी सारी की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। अब जब आप उसका सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं ना, तो वहां एक वर्ड लिखा गया है इज और हैज बीन। इज और हैज बीन बिल्कुल सेम है, सारी चीजें सेम है। यहां सेशन जज एडिशनल सेशन जज है, वहां पे असिस्टेंट सेशन जज भी है, और यहां स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेट करती है, वहां नॉमिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है वहां पे असिस्टेंट सेशन जज यहां नहीं है। सेशन जज या तो रहा हो या भी फिलहाल में हो, एडिशनल सेशन जज रहा हो या भी हो। ये आपका सेक्शन 3 है। स्टेट गवर्नमेंट नंबर ऑफ कोर्ट्स एज इट रिक्वायर्ड। देखिए इसको थोड़ा सा मैं यहां सेक्शन 3 को इलोबरेट कर देता हूं। स्पेशल कोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट एज रिक्वायर्ड, जितना उसको चाहिए उतना करेगी। दूसरा क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होगा, जज होगा भी। ही विल बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड। यहां अपॉइंट नहीं कर रही है, नॉमिनेट कर रही है, ये भी ध्यान देना। अपॉइंट से हाई कोर्ट ही करेगा विद कंकरेंस टू हाई कोर्ट। और थर्ड में क्या आ जाता है कि कौन हो सकता है, हु कैन बी स्पेशल जज, तो वो आपका सेशन जज हो या आपका एडिशनल सेशन जज इज और हैज बीन, है या रहा है। एक ऐसा छोटा चार्ट बना के इसके बगल में लगा लीजिए, आप नहीं भूलेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत सिंपल सा है, वन लाइनर टाइप है। सब सेक्शन 4, कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस बाय स्पेशल कोर्ट। सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप सैंक्शन लेते थे, तो यहां क्या होगा, स्पेशल कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एंड ट्राई सच केस एज आर इंस्टीट्यूटेड बिफोर इट और ट्रांसफर टू इट अंडर सेक्शन 10। इसी की धारा 10 को जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो वहां पे आप ट्रांसफर ऑफ सूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मान लीजिए कोई एक हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में, यही बता देता हूं मैं, वहां रिवाइज हो जाएगा। हाई कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है, ये सेक्शन 10 कहता है। वैसे हम ट्रांसफर सूट कहां पढ़ते हैं, 406 से 412 सीआरपीसी, याद है ना अच्छे से। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, अब धारा 5 क्या कह रही है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि डाउट ना रहे। सेक्शन 5 डिक्लेरेशन ऑफ द केसेस। अभी तक हम कह रहे थे कि सेक्शन 5 में डिक्लेरेशन करेगा, ठीक है, कि भाई ये ऑफेंस है, इनको कौन डील करेगा, भाई अपना स्पेशल कोर्ट्स डील करेंगे। तो यहाँ पे हु विल डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसाई एविडेंस हैव रीजन टू बिलीव दैट अप्रोप्रिएट ग्राउंड एग्जिस्ट अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस alleged to have been committed by a person who has held or holding public office। यानी किसके द्वारा अपराध हो रहे हैं, देखिए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। एंड इज और हैज बीन पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ 2C ऑफ द एक्ट, 2C ऑफ द एक्ट। अब आप ऐसा करेंगे 2C में चले जाएंगे, बोले 2C में तो कोड पढ़ाया था, 2C ऑफ एक्ट है, 2C ऑफ एक्ट। एक्ट बोले तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि पब्लिक सर्वेंट। क्या ये पब्लिक सर्वेंट। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट इन एवरी केस इन विच इट इज ऑफ द अफोरसेड बिलीफ। मैं स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई अपराध जो कर सकता है वो, या जो अपराध कर चुका है उसको स्पेशल कोर्ट डील करेगा, ऐसा डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। और ऐसी डिक्लेरेशन को किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
shall not be called मैंडेटरी प्रोविजन है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? इफेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा। देखिए बिल्कुल एक हायरार्की में बनाया इन्होंने। ऑन सच डिक्लेरेशन बीइंग मेड नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोड, चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, या किसी दूसरे कानून में कुछ लिखा हो, एनी प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस शैल बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन स्पेशल कोर्ट। भाई धारा 5 में एक बार डिक्लेरेशन दे दी कि जो क्लास ए ऑफेंस है इनको स्पेशल कोर्ट डील करेगा, तो चाहे सीआरपीसी में कुछ लिखा हो, शेड्यूल 1 में कुछ भी दिया हो, भाई कौन ट्रायबल बाय होम ये वो, या कहीं किसी स्पेशल लॉ में कुछ दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हु विल डील? ओनली द स्पेशल कोर्ट, रिमेंबर इट, ओनली। Where any declaration made under subsection 5 relate to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted। अब कोई ऐसा अपराध का दे देते हैं जो पहले से विचारण के अधीन है, किसी न्यायालय में विचारणाधीन है वहां पे वो, एंड प्रोसीडिंग इन रिलेशन देयर टू आर पेंडिंग इन अ कोर्ट अदर देन स्पेशल कोर्ट। भाई आज आपने दिया कि ए क्लास ऑफेंस को डील करेगा स्पेशल कोर्ट, बट ए क्लास ऑफेंस तो पहले से ही नॉर्मल कोर्ट में चल रहा है कहीं पे, उस केस में क्या होगा? Proceeding shall not withstanding anything contained in any other law for timing in force stand transferred, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा, stand transferred to कहां पे? स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। तो भैया वहां पे आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वहां बाकी की प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई किसी तरह का डाउट किसी को? 5 और 6 क्लियर हो गए। अब 7 बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट एज टू ट्रायल ऑफ ऑफेंस। भैया ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? क्षेत्राधिकार क्या होगा? कितने एरिया में उसकी चलेगी, ये बताएगी धारा 7 आपको। अब ये कह रहा है कि अ स्पेशल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई एनी पर्सन अनलेस टू हैव कमिटेड द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। उन्हीं अपराधों को डील करेगा जो डिक्लेरेशन में आए हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 5 ईदर एज प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर अबेटर, चाहे वो प्रिंसिपल है, कॉन्स्पिरेटर या अबेटर है, ऑल ऑफ देम कैन बी ज्वाइंटली ट्राइड देयर एट वन ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द कोड। ठीक है, अब देखो जहां स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 में जो डील कर दिया ना, वहां पे आपका जो आरोपी है वो, जो षड्यंत्र करता है वो, या दुष्प्रेरक है वो, ठीक है, उनको सबको एक साथ ज्वाइंटली ट्राई किया जाएगा, ये उसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। अंडरस्टूड। फिर आते हैं नेक्स्ट बात करता है आपका प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। धारा 8 बताती है आपको कि भाई क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा और क्या स्पेशल पावर्स होंगी। ये हम आपके धारा 8 में पढ़ने वाले हैं। ये हम 8 को एक बॉक्स में बना लेते हैं, इसे अलग से दिखे आपको। A special court shall in the trial of such case follow the procedure prescribed by code। अब आपको याद है आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कहां पढ़ा था? ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी क्या था? कौन सा ट्रायल फॉलो करते हैं हम? ट्रायल कौन सा फॉलो होता है? वारंट केस ट्रायल फॉलो होता है। तो यहां पर भी कौन सा ट्रायल फॉलो होगा? वारंट केस ट्रायल। अगेन MCQ मार्क इंपॉर्टेंट कि एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कौन सा ट्रायल फॉलो होता है? वारंट केस ट्रायल। समन केस नहीं होता, सेशन नहीं होता। लेकिन वहां पे आप ये भी पढ़े थे कि भैया चाहे तो समरी ट्रायल भी कर सकता है सेक्शन 6 में और 1 साल तक की सजा दे सकता है। ये भी साथ साथ पढ़ लिया करो पीसीए में, इससे आपको रिवीजन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द एक्ट प्रोविजन ऑफ द कोड एंड एक्ट shall in so far as they are not inconsistent with the provision of this act। मैं देखो ये कह रहा है कि कोड के सीआरपीसी के या पीसीए के, किसके? सीआरपीसी कोड मतलब सीआरपीसी, एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इनके जो प्रोविजन है अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो यहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी सेक्शन 6 का समरी प्रोविजन आपको बताया जहां पे 1 साल तक की सजा है। सीआरपीसी में समरी प्रोसीजर पे कितना है? 3 महीने है।
अ स्पेशल कोर्ट में पास अपॉन एनी प्रीवियस कन्विक्टेड बाय इट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ विच सच पीरियड इज कन्विक्टेड। अभी यहां पे देखो थर्ड में ये क्या कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट कितनी ऑथराइज है। विशेष न्यायालय किसी को भी कन्विक्ट करने पर ना उसे कोई भी ऐसी पनिशमेंट दे सकता है जो कानून ने उसको ऑथराइज कर रखी है, कैपिटल पनिशमेंट तक। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन किसके बारे में बात करता है? अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। अब कह नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोड एन अपील शैल लाई। चाहे भाई देखो आपके कोड में सीआरपीसी में कुछ दे रखा हो, अपील के जो प्रोविजन है ना आपके, हम उन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, कह रहा अपील पे नहीं जाना हमें। 372 से लेकर के 395 तक के सीआरपीसी के जो अपील प्रोविजन है वहां चाहे कुछ लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, अपील लाई करेगी किसी भी जजमेंट से स्पेशल कोर्ट के, कहां पे? टू हाई कोर्ट ऑन बोथ फैक्ट्स एंड लॉ। चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो या क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, दोनों ही केसेस में आपकी जो अपील है वो कहां लाई करेगी? हाई कोर्ट में लाई करेगी। और यही आपका यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन पे ध्यान देना बस आप। एक्सेप्ट एज अफोरसेड, ऊपर दी गई बात को छोड़ के कोई दूसरी अपील या रिवीजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, जो ऊपर कह दिया ना कि हाई कोर्ट में चले जाओ, उसके अलावा और कोई अपील नहीं कर सकते हो। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल प्रेफर्ड विद पीरियड ऑफ 30 डेज। तो लिमिटेशन पीरियड दे दिया अपील का, कितना? 30 डेज का। कब से 30 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ द स्पेशल कोर्ट। जिस दिन से भाई जजमेंट आया और सजा मिली है उसके 30 दिन के भीतर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है ऑन द क्वेश्चन ऑफ एक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। बट एक प्रोवाइजो, परंतु, किंतु परंतु आ गया यहाँ पे। किंतु परंतु क्या कहता है? हाई कोर्ट में इंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, कंडोनेशन ऑफ डिले, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तुरंत अपने दिमाग को बोलना है कि जहां आपने इससे रिलेटेड प्रोविजन पढ़ा है वो आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए। 30 डेज के बाद भी अगर उसको सेटिस्फैक्शन होता है तो कंडोनेशन ऑफ डिले दे सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। फिर एक कलर चूज कर लेते हैं दूसरा, चलिए ग्रीन ले लेते हैं इस बार। फिर बात करते हैं धारा 10 की, सेक्शन 10 ट्रांसफर ऑफ केस। ये हम पहले ही डील कर चुके हैं कि भाई हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है केसेस को वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। कहां दे रखा है? आपके इंडेक्स बेस्ड पूछा जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ केसेस कहां दिया है? सेक्शन 10 में दिया है। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं और थोड़ा लाइट ग्रीन लेते हैं। सेक्शन 11 जो किसकी बात करता है? स्पेशल कोर्ट बाउंड टू एडजर्न अ ट्रायल, एडजर्नमेंट की बात कर रहा है। ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 17 सीपीसी, सेक्शन 309 सीआरपीसी। ठीक है, एडजर्नमेंट की बात करता है ना वो भी। अब ये क्या कह रहा है? स्पेशल कोर्ट शैल नॉट एडजर्न, भाई उसको नहीं देना, एडजर्न नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना है किसी भी ट्रायल को किसी भी पर्पज के लिए, अनलेस, जब तक कि वो एडजर्नमेंट बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रीजन रिकॉर्ड करेगा। सब जगह सेम लैंग्वेज होती है। स्पेशल कोर्ट शैल एंडेवर टू डिस्पोज द ट्रायल केस विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आपको ध्यान देना, इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कितना समय दिया गया है आपको? 2 साल का समय दिया गया है। इसको देखिए डील कर रहे हैं अभी हम सेक्शन 11 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब जाएंगे तो वहां सेक्शन 4 है, वहां कह रहा है कि 2 साल में केस को खत्म करना है, नहीं तो 6-6 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हो और मैक्सिमम कहां तक? 4 ईयर्स तक ही जा सकता है। 4 ईयर्स में खत्म करना है उस केस को। और यहां पे उसने क्या कह दिया कि स्पेशल कोर्ट शैल एंडेवर टू डिस्पोज द केस विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल दे दिया है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमसीक्यू के लिए 1 ईयर भी इंपॉर्टेंट है और ये पीसीए का जो मैंने डेट बता दिया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है अ जज ऑफ अ स्पेशल कोर्ट में एक्ट ऑन एविडेंस, यानी कि सेक्शन 12 किसकी बात कर रहा है?
ये कह रहा है कि प्रिजाइडिंग जज मे एक्ट ऑन द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडेसेसर्स। आपको कुछ कुछ सेक्शन 12 पढ़ते, सेक्शन 35 ऑफ सीआरपीसी नहीं याद आ रहा, 326 ऑफ सीआरपीसी नहीं याद आ रहा। इसी तरह से लिंक करनी है चीजें। तो भाई एक जज साहब चले गए पोस्टिंग, ठीक है, ट्रांसफर हो गया उनका, उनके बाद जो जज आएगा वो अपने से पहले वाले जज ने जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं उनके बेसिस पे जजमेंट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका चैप्टर 2। यहां तक अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। इसको थोड़ा सा चैप्टर 3 को क्लियर कर लेते हैं हम अपने। चैप्टर 2 तक कोई समस्या, कोई डाउट है किसी को भी? तो चैप्टर 2 तो हो गया हमारा पूरा, यानी कि एक काम हो गया हमारा आपका बेयर एक्ट से रिलेटेड कि स्पेशल कोर्ट कैसे बनेंगे, कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगा। अब आते हैं कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो 13 से लेकर के कहां तक जाएगा? 19 तक जाएगा, फ्रॉम सेक्शन 13 टू 19, ठीक है। ये बात करेगा आपका, टोटल 7 सेक्शंस हैं जो बात करेंगे कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। संपत्ति का अधिहरण, मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी तो नहीं है बट मेरे ख्याल से ऐसे लिखते हैं अधिहरण, ठीक है। अब सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होने वाला है, यानी कि संपत्ति का अधिहरण। अब देखिए जहां स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमा फेसाई, भाई प्राइमा फेसाई क्या होता है कि फर्स्ट इंस्टेंट में ही जो चीज आपको ऐसे लगे, स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमा फेसाई एविडेंस ऐसा मिल जाता है या उसको आरटीबी हो जाता है। हम आईपीसी में बहुत पढ़े ना आरटीबी, शॉर्टकट अपना रीजन टू बिलीव। सेक्शन 39 में सेक्शन 26 डिफाइन करता है, 39 में वॉलेंटरीली में पढ़ते हैं, इंटेंशन है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है तो एक्ट वॉलेंटियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को लगा कि 39 गलत बोल रहे हैं, 26 है। अरे देखो चीज़ों को कोरिलेट करो अपने माइंड में। जब लॉ को आप ऐसे पढ़ते हो ना कि एक लॉ को पढ़ते हो 10 लॉ आपके सामने आ जाते हैं, इट मीन्स नाउ द यूर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज वेरी वेरी गुड, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ डे बाई डे। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट को जब प्राइमा फेसा एविडेंस मिलता है, रीजन टू बिलीव होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस हेल्ड कर रहा है, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट रह चुका है और उसने अपराध किया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी? चाहे तो स्पेशल कोर्ट या स्पेशल कोर्ट के अलावा कोई दूसरा कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, कॉग्निजेंस हो सकता है स्पेशल कोर्ट ने लिया हो, दूसरे कोर्ट ने भी लिया हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? एक एप्लीकेशन देगा ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसकी क्या मनी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, और जो हमें लगता है किसने अनड्यू एडवांटेज से कमाई है। किससे कमाई है? अनड्यू एडवांटेज, 2D ऑफ PCA 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 2D द ऐसे बोलते हैं, नहीं 2 एप्लीकेशन तो कौन देगा? PP देगा। किसको देगा? ऑथराइज्ड ऑफिसर को देगा, ठीक है जी। एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा? इसमें किसको डाउट है? अरे ऑथराइज्ड ऑफिसर अभी आप 2B में पढ़ के आए थे, कोई भी ऐसा सर्विंग ऑफिसर जो हायर जुडिशरी से बिलोंग करता है, यानी या सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, उनको ऑथराइज्ड ऑफिसर कहा गया है। 2B में नहीं पढ़ा था अभी। इसी तरह चीजें याद रखनी है। शैल बी अकम्पनीड बाय 1 और मोर एफिडेविट्स स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफ विच बिलीफ, एफिडेविट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कि भाई क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैसा उसने उससे कमाया। एंड सेल आल्सो कंटेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द लोकेशन, भी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, हार्ड मनी है, कैसा है, वो सारी चीजें आपको वहां पे देनी पड़ेंगी। तो कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा? सेक्शन 13 में बताया गया है। MCQ देखिए क्या क्या बनते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड। सेक्शन 13 किससे डील करता है? कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है। हु विल गिव द एप्लीकेशन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल गिव द एप्लीकेशन। टू हुम गिव? ऑथराइज्ड ऑफिसर को देगा। ऑथराइज्ड ऑफिसर कहां डिफाइन है? 2B ऑफ द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। अंडरस्टूड? क्या एफिडेविट देने पड़ेंगे? यस, देने पड़ेंगे। ये मोटे मोटे MCQ आपके यहां से बन सकते हैं।
अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। अब 14 क्या कह रहा है? 14 कहता है नोटिस फॉर द कॉन्सिफिकेशन। अब आप किसी की प्रॉपर्टी को कॉन्सिफिकेट कर रहे हो तो क्या उसको पहले नोटिस नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो आपने नोटिस जारी कर दिया। अब सेक्शन 13 में आपने किसी को एक नोटिस दिया, एप्लीकेशन मिली आपको, पहले आप ऑथराइज्ड ऑफिसर जज हो भाई, वहां पे आप ही को बना दिया गया है। एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को क्या होता है, सेक्शन 13 के तहत एक एप्लीकेशन मिलती है। अब वो एक नोटिस सर्व करेगा उस बंदे के लिए जिसके लिए वो डाला गया है, ठीक है। और वहां पे क्या है, उसको जो मिनिमम टाइम दिया जाएगा, नॉट लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन। आप ऐसा सेम कहां पढ़ते हो? सेक्शन 82 सीआरपीसी, प्रोक्लेमेशन जारी जहां पे होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए, वहां भी कितना समय दिया जाता है? नॉट लेस देन 30 डेज। देखिए तुरंत लिंक हो गया सीआरपीसी से, वो भी याद हो जाएगा। टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग, भाई एक नोटिस देगा कि भाई ऐसा है, आप तो पटवारी थे, अब इतना पैसा कहां से आया ये थोड़ा सा बता दो हमको, ठीक है। बोला जी हमारी तो जो माँ थी उनके भैया नहीं थे, उनकी जो प्रॉपर्टी है हिंदू एक्ट में अमेंडमेंट आ गया था, वो सारी हमें मिल गई और हम प्रॉपर्टी को बेच दिया, इसलिए हमें पैसा मिला है। चोर ये ब्राइबरी का नहीं है। ऐसा एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अगर नोटिस दे दिया गया है तो जो भी कोई व्यक्ति उसमें बताया गया है जिसके पास कोई पैसा या प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो क्या करेगा? कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। और कोई दूसरा पर्सन भी उसमें इन्वॉल्व है उस प्रॉपर्टी, भाई साझेदारी की जमीन है तो दूसरे को भी तो दोगे भाई आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर लोगे। अब थर्ड कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 द एविडेंस इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बिफोर द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो किसने वर्ड यूज कर दिया ऑथराइज्ड ऑफिसर, बट ये यहाँ पे एक तरह से स्पेशल जज है आपका। बाय द पर्सन अफेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ओपन टू बी रिबटेबल इन ट्रायल before a special court provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by special court under this act। तो भैया वहां उसको रिबट किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट के सामने। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिफिकेशन प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, यानी कि धारा 15 सेक्शन 15। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, अगर उसको ऐसा लगता है, जो शो कॉज नोटिस दिया आपने सेक्शन 13 में, सेक्शन 14 में शो कॉज नोटिस दिया था, अब शो कॉज नोटिस देने के बाद जो उसके पास एक्सप्लेनेशन आया, अब उसको यहाँ ये बिलीफ हो जाता है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी या पैसे उसके पास है वो किस लिए है, यानी कि वो क्या उसने अनड्यू एडवांटेज से कमाए हैं या उसके नहीं है, ये डिसाइड करेगा वो। और जहां ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये डिसाइड हो जाता है कि उसमें से सम ऑफ द मनी, पूरा नहीं है, ये सम यहाँ कीवर्ड है, सम ऑफ द मनी एंड द प्रॉपर्टी, कुछ पैसा और प्रॉपर्टी या दोनों जो शो कॉज नोटिस में वो एक्वायर्ड किए गए बाय मीन्स ऑफ द ऑफेंस, बट ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। ये तो पता लग गया कि कुछ किया गया है, पर कौन सा किया गया ये पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ वो स्पेसिफाई करेगा कि जो मनी और प्रॉपर्टी है टू द बेस्ट ऑफ जजमेंट हैव बीन एक्वायर्ड बाय मीन्स ऑफ ऑफेंस। अब दिमाग लगाएगा अपना कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा कि कौन सा वहां पे उसने ऑफेंस से अर्जित किया है। और जहां ये उसको पूरी तरह लगता है कि अब यहाँ सम नहीं है, अभी यहाँ पे सम नहीं, यहाँ क्या है कि पूरा फुल वो सारा उसका पैसा और प्रॉपर्टी उसने अपराध के द्वारा अर्जित की है, तो सेल डिक्लेयर दैट मनी एंड प्रॉपर्टी और बोथ सेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड स्टेट कॉन्फिस्केटेड टू स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस। किसके पास चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। लेकिन मान लीजिए वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है और मार्केट प्राइस 10 लाख रुपीज है, अगर वो मार्केट प्राइस कोर्ट में कोई जमा करा देता है तो प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। फिर कॉन्फिस्केट है क्योंकि लास्टली भी गवर्नमेंट को सेल ही करना है। वेयर एनी शेयर इन कंपनी, जब किसी कंपनी में अगर कोई शेयर है और वो इस सेक्शन के तहत अटैच हो जाता है तो वो कंपनी क्या करेगी? तुरंत गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी वो सारे शेयर्स। दूसरा क्या है कि भी विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस,
जो प्रोसीडिंग है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की वो 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है, पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये थोड़ा ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है। सेक्शन 6 में, सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि जब तक सेक्शन 17 में फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है भाई, इनको किसी क्वेश्चन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बुला सकते, सिर्फ सेक्शन 17 में अपील में आप जा सकते हो। अब 17 क्या बात कर रहा है, सॉरी 16, ट्रांसफर टू बी नल एंड वाइड। अब देखिए कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो कोर्ट अटैच करने वाला है मेरी, अब उसका आप एक प्लॉट है, ये जमीन ये उसने बेच दी, ये जो बंदा है पब्लिक सर्वेंट, इसने ऑफेंस किया था, इसने कहा कि तुम एक काम करो, बी से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ये प्रॉपर्टी तुमको दे देता हूं। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा उसका। सेक्शन 17 अपील की बात करता है। अब यहां भी अपील के लिए कितना पीरियड दिया गया, विद इन 30 डेज, ठीक है। जिस दिन से अपील आई है उस दिन से 30 डेज के अंदर होगी अपील। कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। अपील प्रेफर करने के बाद हाई कोर्ट क्या करेगा, उन पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई तुम्हारी बात भी सुनते हैं, बताओ क्या चक्कर है, अब डिसाइड करेंगे और वहां पे डिसीजन देता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या, उसको डिस्पोज करना विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट इट वाज प्रेफर्ड, जिस दिन से अपील प्रेफर की गई है उसके 6 महीने में उसको डिस्पोज करना है। सेक्शन 18 पावर टू टेक द पोजेशन। अब जहां कोई मनी और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वहां पे कंसर्न ऑथराइज अफसर क्या करेगा, वो एक आदेश जारी करेगा, ठीक है, कि जो अफेक्टेड पर्सन या दूसरे पर्सन है वो जो पोजेशन में हो सकते हैं मनी और प्रॉपर्टी के, वो सरेंडर कर दें भाई जल्दी से पैसा और प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। जहां जहां टाइम लिमिट है ना वहां थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसका घर है, रेंट है, तो उसमें कुछ डिले कर सकता है। सब सेक्शन 2, अगर बंदा रिफ्यूज कर देता है कि नहीं करता, खाली जाओ क्या करना है, तो वहां फोर्स यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप सब सेक्शन 3 कि सब सेक्शन 2 में चाहे जो भी हो, ऑथराइज्ड अफसर क्या कर सकता है, पोजेशन लेने के लिए मनी और प्रॉपर्टी का, ठीक है, किसी पुलिस अफसर का असिस्टेंस ले सकता है, यानी कि पुलिस बल के द्वारा उसको लिया जा सकता है। सेक्शन 19 रिफंड ऑफ द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, आपकी प्रॉपर्टी है क्या कर ली, कॉन्फिस्केट कर ली। आप सेक्शन 17 में आपने अपील कर दी विद इन 30 डेज में, अपील ने बोला कि नहीं कॉन्फिस्केट नहीं करना है, आप वहां जीत गए, तो उसमें आपको क्या होगा, पैसा और प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। और विद इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्ट ऑफ द 5% पर एनम। यहां से एक एमसीक्यू आपका 100% चांसेस है बनने के, एमसीक्यू। तो ये आपका चैप्टर 3 भी खत्म हो गया, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिसलेनियस प्रोविजंस में कुछ नहीं है। सेक्शन 20 बात करता है नोटिस फॉर और ऑर्डर टू बी इनवैलिड। अगर कोई नोटिस इश्यू नहीं किया गया है तो वहां पे नोटिस इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि आपने जो 460 ऑफ सीआरपीसी और 461 सीआरपीसी पढ़ा था ना कि कब आपकी प्रोसीडिंग विसिएट हो जाती हैं, तो अगर कोई ऐसा एरर है तो वहां विसिएट नहीं होगी। नो नोटिस इश्यूड और सर्व्ड, नो डिक्लेरेशन मेड, नो ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट शैल डीम टू बी इनवैलिड बाय रीजन of any error or description of property or person mentioned therein if such property or person is identifiable from the description so mentioned, ठीक है। धारा 20 को देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इसको, कब विसिएट नहीं होती है। अब मान लीजिए कि भाई किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है, अब वहां पे ना नोटिस दिया गया, ना घोषणा की गई, ना कुछ किया गया, तो उसके लिए भाई वो अविधि मान्य नहीं हो जाएगी, इनवैलिड नहीं हो जाएगी। सेक्शन 21 एक्ट टू बी डन इन एडिशनल टू एनी अदर लॉ, भाई दूसरे किसी लॉ के एडिशन में ये होगा। बार टू अदर प्रोसीडिंग्स, अगर सेक्शन 9 और 17 की है तो दूसरी प्रोसीडिंग्स वहां बार हो जाएंगी। प्रोटेक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई सूट है उसके अगेंस्ट में लिया जाए अगर वो गुड फेथ में किया गया तो। पावर टू मेक रूल, एमसीक्यू बन गया, किसके पास पावर है, आपका
स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओवरराइडिंग इफेक्ट, ठीक है, सेल प्रीवेल इन केस ऑफ फॉर एनी इनकंसिस्टेंसी, भाई यही ओवरराइड करेगा, दूसरा नहीं। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है। नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ डेट। अभी तो चला ही गया, 2022 चल रहा है अभी तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने खुद तो सब्सक्राइब कर लिया है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।